नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपनी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये अध्याय 9 है जिसमें हम सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन या अनुनय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सामान्य अध्ययन भागशास्त्र, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि से संबंधित है। तो घर बैठे अगर आप सभी को कोई भी तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर्स पर क्लिक कर सकते हैं और वेरियस एग्जामिनेशंस की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में हम दो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन या अनुनय। दोनों ही आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और परीक्षा के लिहाज के अलावा अगर आप अपने सामान्य जीवन की बात करें तो उसमें भी ये दोनों जो विषय हैं इनको समझ लेना अपने आम जिंदगी को आसान बनाने के जैसा है। तो हम सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन, हम किसी भी इंसान से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या फिर किसी बुरे इंसान से प्रभावित नहीं होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रोत्साहन कैसा है कि आप परिभाषित कर सकते हैं कि हम प्रोत्साहन के चलते किसी भी इंसान से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो इन सब के विषयों पर आराम से चर्चा करेंगे कि जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे और जब इस पोस्ट पे आके आपको कुछ निर्णय लेने होंगे तो किस हिसाब से आपको ऐसे लोगों से बच के समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेने हैं और किस हिसाब से आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड में किस हिसाब से आपको सहायता प्रदान करेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें सामाजिक प्रभाव की। तो सामाजिक प्रभाव एक तरीके का ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रमुख है। मतलब कि अगर आप मनोविज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी समूह से या किसी व्यक्ति विशेष से उससे आकर्षित होके या फिर मतलब आकर्षित किन आधार पे हो सकते हैं, या तो उसके आदर्श के आधार पे, या तो उसके तौर तरीके, या उसका जो भी मूल्य है, उसका जो भी व्यवहार है, उसका जो भी रूप रंग है, किसी भी चीज़ों से हम आकर्षित हो सकते हैं। और उस आकर्षण में आके हम अपने मूल्य और व्यवहार को उसके हिसाब से जब बदल देते हैं तो इसी को हम अपने अंदर का सामाजिक प्रभाव बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा दबाव है जो कि हम ऐसे व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह के आने से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आते हैं। यही है हमारे लिए सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव को परिभाषित करने के लिए फिर से बता देता हूँ एक बार कि एक तरीके का ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख विषय है जिसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के समूहों के दबाव में आते हैं। और इस दबाव में आने का कारण क्या है? उनके आदर्श, उनके तौर तरीके, उनके मूल्य, उनके व्यवहार से हम आकर्षित होते हैं और इसी आकर्षण के अंदर में हम अपने आप में अपने अंदर के मूल्यों और व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए संदर्भित होते हैं। तो इसीलिए इस पूरे जो प्रोसेस है इसको हम लोग सामाजिक प्रभाव बोल सकते हैं। तो ये जो विशेष रूप है ये उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें व्यवहार बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। क्योंकि जो हमारे प्रभाव मतलब हमारे जो व्यवहार हैं, मूल्य हैं, वो ज़रूरी नहीं कि केवल बाह्य कारकों से ही प्रभावित हों। वो हमारे अंतर्मन में चल रही दुविधाओं के कारण, या तो हमने किसी भी विषय पे बहुत ज़्यादा सोच लिया, विचार विमर्श कर लिया, तो उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जब भी सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो हम केवल बाह्य कारकों की बात करेंगे। ये जो भी व्यवहार है ये किसी समूह या विशेष व्यक्ति के व्यवहार से हो सकता है। इसके अलावा इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा बात कर सकते हैं कि सिंपल सी उदाहरण की अगर बात की जाए तो आप कोई मूवी हॉल में कोई मूवी देख के आते हैं। मान लीजिए कोई सनी देओल की मूवी है और बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल देशभक्ति वाली मूवी चल रही थी। तो आप मूवी देख के बाहर आते हैं तो आप अपने आप को भी सनी देओल से कम नहीं समझते हैं। तो ये आखिरकार क्या है? यही सामाजिक प्रभाव है कि आप इतने देर तक उस व्यक्ति विशेष के प्रभाव के अंदर में थे जो कि अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आप कुछ देर के लिए तो उससे प्रभावित हो ही जाते हैं। अगर ऐसी ही भावनाएं आपको हमेशा मिलती रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत नहीं भी होंगे तो भी कुछ समय बाद आपके अंदर बिल्कुल देशभक्ति की भावनाएं जाग उठेंगी। तो ये असर है सामाजिक प्रभाव का। सामाजिक प्रभाव के दो प्रमुख प्रकार होते हैं।
पहला एक सामान्य प्रभाव है और दूसरा सूचनात्मक प्रभाव है। सामान्य प्रभाव कैसे होंगे कि ये ऐसा सामाजिक प्रभाव है जो अनुरूपता की ओर ले जाता है। जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान में हम बात कर सकते हैं कि जो हमें पसंद आते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं और उनके द्वारा हम खुद को स्वीकृत करवाना चाहते हैं, मतलब कि हम ऐसा कुछ करें कि वो हमें स्वीकार कर लें। तो अगर समाज में आपको बन के रहना है तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि आपको समाज के जो भी तौर तरीके हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सामान्य प्रभाव होता है वो हमारे व्यवहार को इस तरीके से बदल देता है कि हम समाज में अपना स्थान पाने के लिए प्रेरित रहते हैं और जो भी हमें पसंद आता है उसकी तरह हम बनना चाहते हैं और उसके आकर्षण में हम कोई भी कार्य करते हैं जिससे कि समाज हमें और अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर ले और इसके बाद स्वीकार कर ले, और मतलब यही पूरा सामान्य प्रभाव बनाता है। तो इस तथ्य को अगर संदर्भित करते हुए यह समझाना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि अपना जो भी व्यवहार है, विचार है, मूल्य है, वो कभी कभी दूसरों के द्वारा पसंद और स्वीकार किए जाने के लिए बदल जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि आप चाहते हैं कि समाज में आपको स्वीकार किया जाए, और क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये तो सभी को पता है, और उसका जो भी पूरा कार्य होता है, उसका पूरा ज़िंदगी जो होता है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि वो किस हिसाब से समाज में अपनी जगह बना पाए। आप इवन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक कारण ये ज़रूर है कि आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और आप प्रभावित हुए हैं किसी ऐसे शख्सियत से, किसी ऐसे इंसान से जो कि पहले से ही इस सिविल सेवा परीक्षा में इसको उत्तीर्ण करके किसी अच्छे पोजीशन पर कार्यरत है। तो अब आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। और क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि समाज में आपको स्वीकृति चाहिए कि एक बार आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे जिस ज़िला में आप कार्यरत रहेंगे तो वहाँ पर जो आपकी स्वीकृति है समाज के अंदर वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको इज्जत सम्मान उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के चलते हम प्रभावित हुए हैं और इस प्रभावना के अंदर में हम कार्य भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात तो निष्कर्षतः बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हम दूसरों के द्वारा बताए गए मतलब या फिर जो दूसरे लोग चाहते हैं कि हम कैसा बने, उनके लिए भी हम कभी कभी अपने आप के व्यवहार और अपने मूल्यों को बदल देते हैं। हमारे कार्य करने का तरीका बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, और यही सामाजिक दुनिया के प्रभाव का प्रतीक है। उदाहरण के तौर पे ऐश का क्लासिक प्रयोग है 1955 में। साइमन ऐश नाम है, सॉरी। इन्होंने अलग से एक थ्योरी बनाई, मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने कुछ कार्ड्स बनाए थे, जैसे हम ताश के पत्तों का कार्ड देखते हैं वैसे ही कुछ कार्ड्स थे। इसके अंतर्गत उन्होंने एक लाइन बनाई जिसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन इन द सेंस कि इन्होंने बोला कि हाँ चलो ये वाली जो रेखा है, ये मान लीजिए इसको ए रेखा मान लेते हैं, इस रेखा का नाम ए है और इसकी लंबाई इतनी ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 अलग अलग लंबाई की इन्होंने रेखाएं बना ली। अब बात किया गया कि गोले में बहुत सारे व्यक्ति के समूह को खड़ा कर दिया गया। ऐश जो है बीचों बीच आ गए और इन्होंने भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को बुलाया और ये 2 कार्ड्स उन्होंने दिखाए। साथ ही साथ ये जो 2 कार्ड थे वो जितने भी समूह में व्यक्ति खड़े थे उनको भी दिखाया गया। तो समझ में ये आता है कि ये जो भी रेखा था, इनसे पूछा गया कि भाई ये जो 3 रेखा, मान लीजिए इसका नाम हम लोग बी, सी और डी दे देते हैं, कि ए रेखा के समानांतर बी, सी, डी में से कौन सी रेखाएं हैं। और ऐश ने क्या किया कि ये जो भी भीड़ थी इनके कुछ लोगों को उन्होंने अलग से चुनाव किया हुआ था जो कि हमेशा गलत उत्तर देंगे। हालांकि देखा जाए तो ए जो है वो डी वाली रेखा से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन जानबूझ के भीड़ के द्वारा ये कहलाया गया कि जो सी रेखा है वो ए से ज़्यादा मिलती जुलती है। तो ऐसा बहुत बार इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और ज़्यादातर केसेस में यही सामने आया कि इंसान वही बोलता है जो कि भीड़ बोलता है। आप कौन बनेगा करोड़पति भी तो देखते होंगे, हमेशा जो एक ऑप्शन होता है कि ये जो पब्लिक ओपिनियन होता है, तो ऐसा मतलब बहुत मुश्किलात तौर पे या 1-2 केसेस आपने देखे होंगे जिसमें कि पब्लिक के विपरीत कोई व्यक्ति गया होगा, या तो बिल्कुल नहीं केस के बराबर है।
जो भी इंसान है वो हमेशा भीड़ से ही प्रभावित होता है, भीड़ ने जो बोला है वही उत्तर वो देना चाहता है, वैसा ही बनना चाहता है। तो यही परिकल्पना है और यही कॉन्सेप्ट है सामान्य प्रभाव का। दूसरी ओर अगर सूचनात्मक प्रभाव की बात करें तो सूचनात्मक प्रभाव पे सॉरी हाँ जी, सूचनात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें हम इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होते। सूचनात्मक प्रभाव समझ लीजिए कि एक ऐसा समूह चर्चा में प्रदान की गई जानकारी या तर्क का संदर्भित करता है जो समूह के सदस्य के दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार को बदलते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि हमें समाज में स्वीकृति चाहिए थी, इसलिए हम सामान्य प्रभाव की बात कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जब हमारे व्यवहार दूसरों के द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभाव है कि हम उस समय में, उस सिचुएशन में हम खुद ही नहीं बता सकते अपने व्यवहार को कि हमें कैसा व्यवहार देना चाहिए, कैसा मूल्य हमें अभी अपनाना चाहिए। तो ऐसे प्रभाव को सूचनात्मक प्रभाव कहते हैं। और ये तब होता है जब ये सुनिश्चित हो जाए कि ये जो भीड़ है या फिर ये समाज है, इसके मार्गदर्शन में ही, उसके मार्गदर्शन को ही अपना लेना बेहतर होता है। तो हम किसी भी समूह के सदस्यों को देखते हैं और उनसे सूचनात्मक प्रभाव की तरफ आकर्षित तब होते हैं जब हमारे खुद के मूल्य, हमारे खुद का व्यवहार जो है वो हमें दिशा निर्देशन नहीं दे पाता है। तो हम क्या करते हैं, भीड़ की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि ये हमेशा उस केस में होगा, उस स्थिति में होगा जब दो परिस्थिति हमारे सामने आएंगी। पहली परिस्थिति है अस्पष्ट परिस्थिति और दूसरी है संकट की स्थिति। अस्पष्ट परिस्थिति में जब भी मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होगा कि उसे क्या करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने, बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने आती होंगी जिसमें आपको पता नहीं चलता होगा कि अब क्या करना है। तो ऐसे स्थिति में आप समूह के साथ चलना चाहेंगे या तो समाज के साथ या भीड़ के साथ चलना चाहेंगे। दूसरा जो है वो संकट की स्थिति है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसको दिए गए समय के अंदर में अगर कोई निर्णय लेना होता है तो उसको समझ में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम के लिए आप गए हैं, परीक्षा में बैठे हैं और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ABCD, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इसका उत्तर आपको नहीं पता है। टाइम लिमिट है आपकी 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर आपको प्रश्न भी पढ़ने हैं और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है। तो अब आपके पास पर्याप्त समय तो होगा नहीं कि आप प्रश्न को भी पढ़ें और उसके अलावा इसके उत्तर को भी दे दें। बड़ी मुश्किल की बात है। और अगर प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाए, अब थोड़ा सरल हो तो चलो आप अपने ऊपर भरोसा कर भी सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न काफ़ी कठिन है और आपको नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे? आपके लिए ये संकट की स्थिति है और ये जो समय सीमा आपको दी गई है ये बहुत ही कम है। इस 15 सेकंड के समय में आप खुद के दिमाग से खुद की पढ़ी हुई चीज़ों को टटोल नहीं सकते हैं कि क्या मैंने कभी इन चीज़ों को पढ़ा था, और उसके आधार पर आप ABCD में से कोई आंसर टिक नहीं करेंगे। तो अभी क्या करेंगे कि जो आप देखोगे कि आपके अगल बगल वाले इंसान क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो, आपके अगल बगल वाले जो भी इंसान जिस पे टिक करते होंगे, और टिक करना ज़रूरी भी है, तो आप अगल बगल तुरंत देखोगे आप बिल्कुल हड़बड़ी में जो भी इंसान जो आपको सही लगेगा कि हाँ ये वाला इंसान सही कर सकता है, जो उसने टिक किया होगा आप वो आंसर टिक कर दोगे। मान लीजिए उसने C टिक किया, आप भी C टिक करके चले जाओगे। ये बताता है सूचनात्मक प्रभाव को कि हमें किसी की तरफ से सूचना मिलती है और उस सूचना का उपयोग हम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर की जो सूचनाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये सूचनात्मक प्रभाव हो गया। अभी हम करते हैं कि ये जो सामाजिक प्रभाव हैं उनके सिद्धांत किस हिसाब से हैं। तो सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत टोटल मिला के 6 होते हैं। 6 में से सबसे पहला जो है वो है परस्पर। अगर इसका संबंध इससे है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा। जैसे को तैसा वाली थ्योरी यहाँ पर लगती है कि खुशी के बदले खुशी, दुख के बदले दुख। तो सामाजिक प्रभाव का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। आप देखेंगे कि अगर आपका मिजाज जो है वो खुश मिजाज इंसान हो आप, तो आप हमेशा किसी भी, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हो और इधर से एक गाड़ी वाला आ रहा है और इधर से आप अपने बाइक से हो, टक्कर होने से पहले ही कि आपने या सामने वाले व्यक्ति ने मुस्कुरा दिया
और बदले में आपने भी मुस्कुरा दिया। तो ये यहाँ पर सामाजिक प्रभाव किस हिसाब से पड़ रहा है? ये परस्पर संबंध आपस में आप दोनों ने बना लिया कि गलतियाँ सभी से होती हैं, हम सब मानव हैं, और ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो सड़क पर चलते हुए होती ही है। बजाय इसके कि आप उतर के इसको 2-3 झापड़ मारने स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए ये क्या है, परस्परता सबसे बड़ी चीज़ हो गई ना। कि आप, उसने अगर स्माइल पास किया तो आपने भी स्माइल पास कर दिया, या तो आपने स्माइल पहले पास किया, उसने भी स्माइल पास कर दिया, और पूरा का पूरा ये जो सिचुएशन था वैसे ही सॉल्व हो गया। तो ये परस्पर का मतलब ये सिद्धांत सबसे पहला है कि आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। दूसरा जो है इसमें वो है प्रतिबद्धता और दृढ़ता। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा सामाजिक प्रभाव का जो हमने सिद्धांत देखा था वो है प्रतिबद्धता और दृढ़ता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप अपने अंदर की ऐसी आत्म छवि प्रदर्शित करते हैं जो कि आप बहुत ही लंबे समय काल से दर्शाते आए हैं। मतलब आपका जो भी व्यवहार रहा है वो बहुत ही देर तक, बहुत ही समय काल से चला हुआ आ रहा है, और उसी पे आप दृढ़ता के साथ वैसे ही आचरण हमेशा से रखते आए हैं। तो ऐसे प्रभाव को हम सामाजिक प्रभाव की तरफ से दूसरा सिद्धांत बोल सकते हैं। सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत मतलब है कि सामाजिक प्रभाव हमारे कैसे बन रहे हैं। सबसे पहला हमने बताया कि खुशी के बदले खुशी, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा करेगा। सामाजिक प्रभाव ऐसे ही पड़ेंगे एक दूसरे पे। दूसरा है कि आप अपने लिए जिस जिस विचार के साथ इतने दिन तक काम करते आए हो तो हमेशा उसी को प्रस्तुत करते हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपके अंदर दृढ़ता है उसके लिए, और आप प्रतिबद्ध हो कि वही काम आपको हर बार वैसे ही करना है। तो आपसे बहुत लोग प्रभावित होंगे। आप तो सामने वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति दृढ़ता के साथ किसी भी कार्य को समय काल से करता चला आ रहा है तो आप प्रतिबद्ध होकर उसका पालन करोगे, या तो उससे आकर्षित होगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तीसरा जो सिद्धांत है वो है सामाजिक प्रमाण का। तो मतलब कि सामाजिक प्रमाण में आप ये कह सकते हो कि अगर लोग केवल वही करेंगे जो उनके आसपास वो अन्य लोग कर रहे हैं, तो वही वाली बात हो गई, भीड़ वाली बात। ऐश का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, अभी थ्योरी पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, कि आसपास के लोग जो भी करते रहते हैं वही आप भी करने लगते हो। क्यों? दो दो कारण हमने बताए थे। एक तो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कि आपको पता नहीं है कि आपके व्यवहार और मूल्य आपको दिशा निर्देशित नहीं करते हैं, तो इसलिए आसपास के जो लोग जो भी कर रहे होंगे वही आप करोगे। चौथा सिद्धांत प्राधिकरण का है। मतलब जो भी प्राधिकरण के साथ आपके ऊपर जो प्रभाव डाल दे वो एक प्रकार का अविश्वसनीय स्रोत कभी भी मतलब सॉरी ये विश्वसनीय स्रोत होता है। प्राधिकरण स्वभाव शक्ति का एक अविश्वसनीय स्रोत है। अविश्वसनीय क्यों लिखा है यहाँ पे, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इस पे तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर प्राधिकरण है, जैसे कि आप मान लो आपके पास अभी कोई पावर नहीं है, ठीक है, आप एक ऐसे सुनसान रास्ते से जा रहे हो जो कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि शराब का सेवन कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या तो अवैध है वहाँ के लिए। मान लीजिए आप बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, बिहार में तो शराब वगैरह बैन है। तो आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं, तो आपको पता चला कि ये तो इलीगल है, ये क्यों कर रहे हैं। आप एक सामान्य नागरिक हो, तो आपके पास अभी तक प्राधिकरण जैसी कुछ भी चीज़ है नहीं, तो आप क्या करोगे? आपके बोलने से क्या वो सुनेंगे? क्या नहीं सुनेंगे। एक बार आपके पास प्राधिकरण आ जाए, एक बार आपके पास पावर आ जाए, अथॉरिटी आ जाए, फिर आप जब इस सड़क से गुजर रहे होगे और ऐसी चीज़ें देखोगे और लोगों को जब इसके बारे में बताओगे, तो लोगों का जो प्रक्रिया है क्या वो वैसा ही रहेगा जो एक सामान्य इंसान के साथ रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राधिकरण जो है वो एक प्रभावित, मतलब इसका जो प्रभाव होता है, इसके शक्ति का प्रभाव जो होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। इसी का उदाहरण हम माता पिता का प्राधिकरण से भी कर सकते हैं कि माता पिता हमारे लिए जो भी बोलते हैं, बचपन में तो हम हूबहू वही कार्य करते थे जो कि माता पिता ने हमारे बोल दिया है। बहुत लोग अभी बड़े होने पर भी वही कार्य करते हैं, लेकिन कुछ अपने मनमानी भी करने लगते हैं। वो तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो जाता है। पांचवा जो सिद्धांत है वो है पसंद का। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आप उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित होते हो, मतलब जिसे आप पसंद करते हो। तो अगर आप किसी हीरो या किसी हीरोइन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप उसकी तरह बनना चाहते हो या चाहती हो।
तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि शारीरिक आकर्षण है कि उसने बॉडी वडी एकदम बढ़िया बना ली है, या तो लड़कियों के लिए ज़ीरो फिगर है, या जो भी आप अपने लिए समझते हो, दिखने में बहुत सुंदर है। या तो समानता, समानता आपके विचार की समानता हो सकती है, या तो आपके जो व्यवहार है उसकी समानता हो सकती है। प्रशंसा, संपर्क तथा संगति, मतलब आप एकदम जायज़ सी बात देखोगे कि आपकी संगति में आपके मित्रगण जो भी होंगे वो हमेशा आपके ही व्यवहार के होंगे। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सामाजिक प्रभाव का ये सिद्धांत ही यही है कि आप उन्हीं के तरफ आकर्षित होते हो, उन्हीं से प्रभावित होते हो जिनको आप पसंद करते हो, और यही बात है उनके लिए भी, जो आपके मित्र हैं वो भी आपसे प्रभावित हैं, और इसीलिए आप सब एक साथ मित्रता के बंधन में बंधे हुए हो। तो ये 5। और छठवां सिद्धांत क्या है? वो है अभाव। अभाव का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अपने खुद के मजबूत प्रभावशाली तत्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको, या तो आप ये बोल सकते हो कि उनको सॉरी, अभाव का मतलब ये होगा कि जो भी चीज़ें ज़्यादा वांछनीय हैं, जो भी अधिक वांछनीय चीज़ हैं, उनके तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते हो क्योंकि वह अभाव में है। जैसे कि सीमित संस्करण है। किसी भी, आप मान लीजिए कोई भी परफ्यूम लेने जाते हो, अभी मान लीजिए कि वाइल्ड स्टोन का एक परफ्यूम आ गया, और वाइल्ड स्टोन के परफ्यूम के आगे उसने लिख दिया लिमिटेड एडिशन, सीमित संस्करण है इसका। अब एक तो इसका दाम भी ज़्यादा होगा, और ये आसानी से उपलब्ध भी नहीं होगा बाज़ार में, लेकिन फिर भी चूँकि ये सीमित संस्करण है, ये आपके लिए अधिक वांछनीय है, और इसके अभाव में आप इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगे और इसको लेना पसंद करोगे। तो यही बात होती है कि आप इसी को व्यक्ति विशेष के लिए समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्तिगत समूह, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, जो कि बहुत ही वांछनीय है, अधिक वांछनीय है, लेकिन उसकी उपलब्धता उतनी नहीं है, तो उसके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। एक उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हो कि आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपने घर के सामने पूरे दिन भर में 1 या 2 बार घर से बाहर निकलते हैं और हाथ हवा में हिलाते हैं, जिससे कि उनके घर के बाहर खड़ी हज़ारों संख्या की जो भीड़ होती है वो उनके दर्शन मात्र कर ले और अपने आप को एकदम अलग महसूस करे कि आज तो हम अमिताभ बच्चन से मिल के आए हैं। तो ऐसी कुछ बात होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है वो बहुत ज़्यादा वांछनीय है, लेकिन उनकी उपलब्धता सबके लिए सामान्य बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, यही कहने का मतलब है। ये हो गए 6 सिद्धांत हमारे सामाजिक प्रभाव के। बात करें अगर प्रोत्साहन, जो हमारा दूसरा विषय का मतलब चर्चा का विषय था, प्रोत्साहन या अनुनय, ये एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जो भी भावनाएं होती हैं, जो भी उसका व्यवहार होता है या मूल्यांकन जिनके आधार पे हम करते हैं, जो कि उसका दृष्टिकोण जिसको हम बोलते हैं, वो किसी भी वस्तु, मुद्दे या व्यक्ति की ओर बदलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी विधि को हम लोग प्रोत्साहन बोलते हैं। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आप किसी कार्य के प्रति प्रोत्साहित हैं। जैसे कि सबसे आसान तरीका जो हमने शुरू में भी बात किया था, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर ऐसे ही थोड़ी ना तैयारी कर रहे हैं आप, आपको किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा इसके लिए, या तो आपने कहीं से पढ़ा होगा या आपने किसी को देखा होगा। तो इस विधि में कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी विधि है जो आपको सिविल सेवा परीक्षा के लिए तत्पर उस पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, मतलब उस पर बिल्कुल आप कार्य करते रहो ऐसा बोल रही है। तो ये जो पूरी विधि है इसी को प्रोत्साहन बोलते हैं। मतलब कि जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपका दृष्टिकोण है, वो किसी भी मुद्दे के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसकी तरफ बदलने लगे, उसी विधि को हम प्रोत्साहन कहते हैं या अनुनय कहते हैं। एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है, कौन किससे क्या कहता है। अगर हम ये बात को संदर्भित कर लेते हैं तो आगे की चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। मतलब कि क्या है, अगर प्रोत्साहन की बात करें तो ये 3 चीज़ें पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि कौन मतलब संदेश का स्रोत, किसके लिए, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा वस्तु है जो कि हमें प्रोत्साहित कर रहा है। और वो ऐसे ही प्रोत्साहित नहीं कर देगा, वो कुछ आपको संदेश देगा, उस संदेश के चलते आप प्रोत्साहित हो जाते हो।
तो संदेश का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, किसके, मतलब कि आप जो खुद हो, अगर आप खुद में प्रोत्साहन पाना चाहते हो तो जो भी दर्शक है या फिर प्राप्त करता है ऐसे प्रोत्साहन का, वो बात होगी। मतलब कौन किससे क्या कहता है, यही प्रोत्साहन का एक बिल्कुल सामान्य सा लाइन है जिसके आधार पर आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो दो महत्वपूर्ण मापदंड हैं जो कि अनुनय की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है विश्वसनीयता और दूसरा है समानता। विश्वसनीयता अगर नहीं होगी आपको, मान लीजिए कि आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने गए हो, कोई भी सामान खरीदने गए हो, अगर उस सामान में आपकी विश्वसनीयता नहीं है, मान लीजिए कि आपको पतंजलि का कुछ सामान पसंद है, मान लीजिए आप कुछ भी टूथपेस्ट लेने जाते हो, दंत कांति आता है ना शायद, ठीक है, तो आप दंत कांति लेने के लिए गए और दुकानदार ने आपको कुछ और सामान दे दिया, तो क्या आप वो सामान लोगे? क्या नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है आपकी उस सामान के लिए। तो जब भी आपको प्रोत्साहित होना है, मतलब कि ऐसा पहले हो चुका है कि आपने दंतकांति मंजन इस्तेमाल किया है और आप बड़े खुश रहे, आपके दांत बिल्कुल सितारे जैसे टिमटिमा उठे और बिल्कुल सफ़ेदी की चमकार के जैसे बिल्कुल चमक रहे हैं, बहुत लोगों ने आपसे बोल भी दिया, तो अब आप प्रोत्साहित हो गए इस वस्तु के लिए। अब बस आपकी विश्वसनीयता इस दंतकांति में ही नहीं बल्कि पतंजलि पूरे ब्रांड पे बन गई है। तो आप केवल दंतकांति ही नहीं यूज़ करोगे बल्कि उसके आने वाले और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी यूज़ करोगे। भाई मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे पतंजलि का एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, बस आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। पतंजलि को काट के ABC कर लिया जाए भाई, ठीक है, नो ऑफेंस। फिर दूसरी बात जो है वो समानता की बात है। समानता इन द सेंस कि ये आप व्यक्ति विशेष के संदर्भ में इसको समझ सकते हो कि आप उसी से प्रभावित ज़्यादा होते हो जो कि आपके समान है। मतलब कि एक ऐसा इंसान, मान लीजिए आपके परिवार की इकोनॉमी या तो हम बोलें आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आप किसी एक ऐसे इंसान से कभी प्रभावित नहीं होगे जो कि टाटा अंबानी का बेटा है और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव किया है, नहीं प्रभावित होगे आप प्रभावित उससे होगे जो कि एक रिक्शा चालक का बेटा है और IAS ऑफिसर बन के बाहर निकलता है, उससे आप ज़्यादा प्रभावित होगे। क्यों? क्योंकि आप समानता देखते हो उससे। बात करें अगर अनुनय के निर्माण की कि आखिर ये अनुनय जो है ये बनता कैसे है, बातें समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। तो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि अनुनय को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा स्रोत जो प्रेरक संदेश के वितरित करता है। दूसरा, एक लक्ष्य व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है। और तीसरा, संदेश, वही बात जो अभी हमने ऊपर की थी कि कौन किससे क्या कहता है। तो जो कौन है वो प्रेरक है जो संदेश देता है। दूसरा, ये पहला वाला जो है वो स्रोत है, मतलब वो संदेश हो गया। दूसरा, एक लक्ष्य व्यक्ति, मतलब कौन, किससे, जो कि प्राप्त करता है। और तीसरा जो है वो संदेश है, मतलब कि ये कौन है, कौन किससे क्या कहता है। ये 3 बात होगी। ये अनुनय के निर्माण में हमारी तत्व का मतलब उनके बराबर हैं। और ये जो 2 बातें हमने बताई थी, विश्वसनीयता और समानता, कि इनके बिना, मतलब कि ये जो महत्वपूर्ण मापदंड हैं और यही प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं, तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, विश्वसनीयता, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी स्रोत तभी विश्वसनीय हो सकता है जब उससे एक विशेषज्ञ द्वारा जांचा या परखा गया हो। तो विश्वसनीयता किसी के लिए कैसे बनती है? अगर आपको किसी मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई, तो बगल के पड़ोसी का जो राजू है, चाय वाला है, वो आपसे बोले कि भैया आपको मलेरिया हो गया है, आप विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है वो, उसको क्या पता मलेरिया कैसे होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर विशेषज्ञ है वो बताने में कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं, फिर आपके कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताया जाता है कि हाँ, अब आपको मलेरिया नहीं है। तो अभी आप इस बात को बिल्कुल मान लोगे। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा कहा गया है, ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा जो कि इसमें उसको महारत हासिल है, तो ये विश्वसनीय हो गया, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। दूसरी, समानता। समानता मतलब कोई भी स्रोत तभी पसंद आ सकता है यदि वह आकर्षण रहे और साथ ही साथ वो आपके मतलब आपका पसंद जो है वो उससे मिलता जुलता हो। अब इसके लिए
वो पसंद जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। वो शारीरिक आकर्षण के तौर पे हो सकता है, बुद्धिमत्ता के हो सकता है, अपनी अपनी अलग अलग लोगों की सोच है, अपने अपने व्यवहार हैं। कोई भी इंसान किसी को भी कैसे भी प्रभावित कर सकता है और कुछ भी बोल के प्रभावित कर सकता है। तो कौन किससे क्या कहता है, इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम प्रोत्साहित कैसे हो सकते हैं। या अनुनय, अनुनय का प्रतिरोध। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रभाव में आके अपने कार्य को बदल ही लें। हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं भी हैं जो कि आने वाले अनुनय का विरोध करती हैं, और इसी प्रतिरोध के लिए उनका अलग कार्य है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा 4 प्रकार होता है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि अनुनय का प्रतिरोध हो सकता है। सबसे पहला जो है वो है मनोवृत्ति टीकाकरण। मतलब कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल लोगों को अपनी स्थिति के विपरीत छोटे छोटे तर्कों को उजागर करके उनके रवैये को बदलने की कोशिश के लिए प्रतिरक्षा बनाने के लिए किया जाता है। मतलब आपसे किसी ने कुछ भी बात कह दी और आप उसको नहीं मानना चाहते हो क्योंकि वो आपके व्यवहार के विपरीत है। तो ऐसे छोटे छोटे तर्क जो उसने उजागर किए हैं लेकिन वो आपको पूरी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है, उसको आप प्रतिरोध करना चाहते हो, तो उसके लिए जो एक प्रोसेस है, जो एक विधि है, उसको हम लोग मनोवृत्ति टीकाकरण कहते हैं। तो आप कोशिश करोगे कि भाई जो भी तुम कह रहे हो वो मुझे नहीं मानना है, और आप अपनी प्रतिरक्षा में उनको कुछ जवाब दोगे जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप उनसे प्रभावित नहीं हुए। दूसरा है अग्रगामी या चेतावनी। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति विशेष आपकी ओर आ जाए जो आपके रवैये को बदलना चाहता है आपकी इच्छा के विपरीत जाके। मतलब आपको नहीं मन है कि आप उससे प्रभावित हो या अपने व्यवहार, अपने मूल्यों को बदलो, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उससे प्रभावित हो जाओ। तो उसके विरोध में जो आप प्रक्रिया करते हो वही अग्रगामी या चेतावनी उसको बोलते हैं। तो एक तरीके का ये ऐसा आसन्न प्रभाव प्रयास है जो कि एक चेतावनी का रूप लेता है, और हमेशा ऐसा प्रतिरोध तब किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा संदेश देना चाहता है जिसके रवैये से आप असंतुष्ट हो, और जो भी ऐसा संदेश होता है उसमें दुविधा है आपको, या संदेह है, या तो शत्रु की भावनाओं से ओतप्रोत है, तो इसके परिणाम स्वरूप आप उसका प्रतिरोध करते हो। तो इस हिसाब से आप फिर से अनुनय का प्रतिरोध कर रहे हो। तीसरा जो है वो है, तीसरा नहीं है, मतलब इसी का एक छोटा सा प्रकार है बूमरैंग प्रभाव। बूमरैंग प्रभाव में क्या होता है कि ये एक तरीके की ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें जो भी इंसान होता है वो सामने वाले इंसान के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। उसने अगर बोला है कि हाँ अब जो है तुमको हाँ बोलना है, तो वो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बूमरैंग प्रभाव भी बोलते हैं। तो इसे नकारात्मक रवैया भी बोला जा सकता है, लेकिन ये नकारात्मक रवैया असल ज़िंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालता है या नकारात्मक प्रभाव डालता है, ये अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में अलग अलग रहेगा। तीसरा जो है वो है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल में क्या होता है कि ऐसे मतलब सामाजिक संसाधन जो अनुनय का विरोध करने की अधिक संभावना उनकी हो सकती है, उनसे निपटने के लिए एक स्वस्थ पढ़ा लिखा व्यक्ति बेहतर तरीके से इसका विरोध करने में सक्षम हो सकता है। बिल्कुल जायज़ सी बात यह है कि अगर आप 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम जो है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत ही दिमाग से बुद्धिमान है, और श्याम जो है वो अपने कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई उतनी कर नहीं पाया है और दुनिया की जानकारी श्याम को हो नहीं पाई। राम जो है बाहर शहरों में निकल के बहुत जगह घूम घूम के इसने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर ली। तो अब क्या होगा कि एक इंसान आता है, अब वो इंसान राम और श्याम दोनों को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि वो इसके द्वारा बताए गए बिजनेस प्लान को एक्सेप्ट कर लें और इसके बिजनेस में कुछ निवेश कर दें, कुछ पैसे लगा दें। तो अभी राम और श्याम इस इंसान से, मान लीजिए इसका नाम ABC है, तो ABC इंसान से कैसे प्रभावित होगा? राम जो होगा वो कम प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि ये ABC वाला जो कंपनी है ये कुछ दिन बाद 4 साल 3 साल बाद भाग ही जाना है इसको,
और जो भी इसका बिजनेस प्लान है वो इतना अच्छा नहीं है कि इसमें निवेश किया जाए, और इससे अच्छा तो मैं कहीं और भी अच्छी जगह पे निवेश कर सकता हूँ। लेकिन श्याम जो है उसने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, दिन दुनिया देखी नहीं है उसने, वो इसके झांसे में आ सकता है, वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो एक ने राम ने प्रतिरोध किया, लेकिन श्याम प्रतिरोध करने से चूक गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक पाइल वाली बात हो गई कि राम जो है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संसाधनों से लैस है, और इसी परिपूर्णता के आधार पर उसने इस कंपनी या इस व्यक्ति को मना कर दिया कि मैं निवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो ये प्लान है वो बिल्कुल घटिया है। लेकिन श्याम के अंदर में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये नहीं कर पाए। तो प्रतिरोध करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि कब कहाँ किस चीज़ का विरोध करना है। जो चौथा है वो है प्रभाव तकनीक के खिलाफ बचाव। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रभावी कर लीजिएगा, प्रभावी तकनीकों के खिलाफ बचाव। तो प्रभावी तकनीकों के खिलाफ बचाव कैसे कोई कर सकता है, प्रतिरोध कैसे दिखा सकता है? मान लीजिए कि आपके पास सामाजिक प्रभाव जो हैं वो अच्छे हैं, और जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो आपको कुछ ऐसे कार्य करने के लिए बोल रहा है जो कि समाज के विपरीत हैं। मतलब कि कोई भी इंसान है, ए इंसान है और आपका एक बी इंसान है। ए बी से ये बोल रहा है कि भाई देखो, अगर हमें इस पूरे समाज में इज्जत पानी है तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे पाने का स्रोत हमारे लिए सबसे बढ़िया यही है कि हम सामने वाले बैंक में एक दिन डकैती डालते हैं, और इसके लिए मेरे पास पूरा फूल प्रूफ प्लान है। कोई भी नहीं होगा, गार्ड जो है वो हमारा ही भाई है, हमारा बंधु है, तो वो हमें चुपचाप से एंट्री दिला देगा, और हम अंदर का केवल 2-3 ताले हमें तोड़ने पड़ेंगे, और वहाँ अंदर रखे हुए पैसों को हम लेके आसानी से बाहर आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो वहाँ पे गार्ड है उसको भी थोड़े पैसे दे देंगे, और बाकी हम आपस में पैसे बांट लेंगे। लेकिन आपके अंदर ये जो बी इंसान है, आप नहीं बोल रहा हूँ, बी जो इंसान है उसके अंदर जो सामाजिक प्रभाव है इससे वो भली भांति अवगत है। उसको पता है कि एक बार पकड़े गए तो समाज में स्वीकृति तो कभी मिलनी नहीं है, साथ ही साथ पुलिस के डंडे और जेल की हवा अलग खाने को मिलेगी। तो इसीलिए बी ने बिल्कुल से बोल दिया कि ये वाला काम मैं नहीं करूँगा। इसने बिल्कुल प्रतिरोध दिखाया और ए से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। तो यही तकनीक है कि आप कभी भी ऐसे सामाजिक प्रभाव के अंदर में आके, मतलब ऐसे कोई भी कार्य नहीं करोगे जो कि समाज से आपको बाहर कर दे, या फिर समाज के जो भी मूल्य और व्यवहार हैं उससे आपको वंचित कर दे। तो यही है प्रभाव तकनीकों के खिलाफ। तो हमने आज अपने पूरे लेक्चर में 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। एक तो हमने सामाजिक प्रभाव पढ़ा, और दूसरा हमने प्रोत्साहन या अनुनय पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही विषय बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और आज के लिए यहीं विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में अगर होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक लिख के बता दीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। और भी जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं, उन ऑलरेडी जो जिनको भी ज्वाइन करना है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का होम पेज रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवम यश, आज के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने गंभीरतापूर्वक इस पूरे अध्याय को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।